थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वही थ्योरी है जिसके बेसिस पर आज की मॉडर्न फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, साईफाई फिल्म्स और सीरीज सब डिपेंड करती हैं। चाहे वो टाइम ट्रैवल की बात हो, टाइम के रुक जाने की बात हो, ब्लैक होल्स की बात हो या वर्म होल्स की बात हो, ये सब के सब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ही आउटकम्स हैं। इसी थ्योरी के बेसिस पर डार्क जैसी सीरीज, जहाँ पर आप टाइम ट्रैवल और वर्म होल्स का जिक्र देख सकते हैं, द फ्लैश जैसा शो जहाँ पर आपने देखा होगा कि जब वो लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करता है तो उसके लिए टाइम रुक सा जाता है, और इंटरस्टेलर जैसी अमेजिंग मूवी जहाँ पर आप ब्लैक होल और उनसे हुए टाइम डायलेशन को आप देख सकते हैं, जहाँ पर जब वो ब्लैक होल के पास एक प्लैनेट पर लैंड करते हैं तो उनका हर एक घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर होता है। और ये चीज़ आप द 100 जैसे शोज़ में भी देख सकते हैं। ये सभी शोज़ और इनमें हुई चीज़ें भले ही आपको बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई लग रही हों, लेकिन साइंटिफिकली और टेक्निकली दोनों ही तरीके से ये पूरी तरह से सही है। तो सोचिए, अगर आज 2020 में भी आपको इन पे विश्वास नहीं होता है, तो जब 1905 में आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को पब्लिश किया था तो क्या ही हुआ होगा। बहुत सारे फिजिसिस्टों और साइंटिस्टों के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा अजीब और इररिलेवेंट थ्योरी थी। आइंस्टाइन ने कहा कि समय यूनिवर्स या ब्रह्मांड में अलग अलग रफ्तार पर चलता है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी रफ्तार से चल रहे हैं। मतलब आप जितना तेज़ चलते हैं, समय उतना धीरे होता जाता है, जिसका मतलब समय हर जगह एक जैसा नहीं है। टाइम इज़ नॉट ऑब्सोल्यूट, जैसा कि न्यूटन का मानना था। न्यूटन का मानना था कि स्पेस और टाइम ऑब्सोल्यूट है, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं और कभी भी किसी चीज़ के असर से नहीं बदलते। जर्मन फिजिसिस्ट और 1905 में फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ विनर प्रोफेसर फिलिप लेनार्ड ने आइंस्टाइन को जर्मन साइंस की एनुअल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से बैन करवा दिया था, और उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने अपने एक्सपेरिमेंट्स और फैक्ट्स के बेसिस पर साइंस की बुनियाद रखी थी। उन्होंने किसी आर्टिफिशियल फॉर्मूले या खोखली डेफिनेशंस पर काम नहीं किया, ना ही पब्लिसिटी के लिए स्पेस और टाइम की नकली कहानियाँ तैयार की। प्रोफेसर लेनार्ड ने आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और ये तक कह डाला कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी साइंटिस्टों के कॉमन सेंस के लिए एक मजाक है। प्रोफेसर लेनार्ड ने ये सब इसलिए कह डाला क्योंकि आइंस्टाइन उस समय कोई जाने माने फिजिसिस्ट नहीं थे। वो तो एक पेटेंट हाउस में एज अ क्लर्क काम करते थे, और कोई नौसिखिया 200 साल से फॉलो करी जा रही सर आइजैक न्यूटन की थ्योरी को कैसे चैलेंज कर सकता था और ये बोल सकता था कि न्यूटन गलत है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है और कैसे आज तक की सबसे फेमस इक्वेशन E=mc² का जन्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम ये जानते हैं कि लाइट वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं और उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी की शुरुआत तक सभी साइंटिस्टों का यही मानना था कि जिस तरह साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है जिसको हम हवा बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह लाइट वेव्स को वैक्यूम में ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ती होगी। उन्होंने उस मीडियम को ल्यूमिनिफेरस ईथर का नाम दिया और कहा कि हमारा ब्रह्मांड इस रहस्यमयी ईथर से भरा हुआ है जो लाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद करता है। यहाँ तक कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जैसे महान वैज्ञानिक भी इस राय से सहमत थे और आइंस्टाइन भी अपने बचपन में इस चीज़ पर विश्वास करते थे। तो इस रहस्यमयी ईथर का पता लगाने के लिए एल्बर्ट ए मिचेल्सन और एडवर्ड डब्ल्यू मॉर्ले ने 1887 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको मिचेल्सन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया। मिचेल्सन और मॉर्ले ने कहा कि स्पेस जिसमें अर्थ और सन भी है वो उस रहस्यमयी ईथर से भरा हुआ है। वो मानते थे कि सूरज की रोशनी भी उसी ईथर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचती है। चूँकि पृथ्वी भी सूरज का चक्कर लगा रही है, इसका मतलब है कि वो भी उसी ईथर के बीच ही घूम रही है, और अगर ऐसा है तो इससे उनके मुताबिक एक ईथर हवा बनती है जो हमारी पृथ्वी की सरफेस पर बहती है। मिचेल्सन और मॉर्ले मानते थे कि उस ईथर हवा का पता पृथ्वी पर भी लगाया जा सकता है, और उसके असर को नापने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्योंकि पृथ्वी लगातार सूरज का चक्कर लगा रही है, इसलिए दूसरी हवाएं भी मौजूद रहती हैं और वो पृथ्वी पर लाइट की स्पीड पर असर डालती हैं।
अगर लाइट की एक बीम के पीछे ईथर हवा भी मौजूद हो तो लाइट ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ती है, लेकिन अगर लाइट ठीक उसके विपरीत जा रही हो तो उसे सामने से आने वाली ईथर हवा से जूझना पड़ता है और तब उसकी रफ्तार कम होनी चाहिए। इसी बारीक से अंतर को नापने के लिए मिचेल्सन ने एक डिवाइस बनाया जिसको हम आज मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर के नाम से जानते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये डिवाइस कैसे काम करती है और कैसे इस डिवाइस ने 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी करने में हेल्प किया, तो मैं ये आई बटन में ऐड कर दूंगा। तो चलिए वापस आते हैं उनके एक्सपेरिमेंट पर। मिचेल्सन के मुताबिक वो इन दोनों रफ्तारों के बीच के अंतर को नाप सकते थे। तो जब उन्होंने प्रकाश की गति को मिलाया तो उन्हें कोई अंतर नहीं नज़र आया। प्रकाश चाहे जिस भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, उन्हें उसकी रफ्तार में कोई भी अंतर नहीं नज़र आ रहा था। और ये रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थे। मतलब ल्यूमिनिफेरस ईथर का कोई वजूद ही नहीं था। और इससे बड़ी बात तो ये थी कि प्रकाश की गति हर डायरेक्शन में एक ही मिल रही थी। और मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स ने बार बार ये प्रूव भी किया है कि लाइट की स्पीड नहीं बदलती, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो। मिचेल्सन और मॉर्ले ने बहुत ही शर्मिंदगी के साथ ये मान लिया कि उनकी राय गलत थी, ईथर का वजूद ही नहीं था। मगर वो एक्सपेरिमेंट पूरी तरह नाकाम नहीं रहा। वो साइंस के इतिहास की एक बहुत ही अहम गलती थी, क्योंकि इसी गलती ने आइंस्टाइन की रिसर्च को बढ़ावा दिया, जो कि उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रूप में हमारे सामने आई, जिसने स्टेशनरी ईथर की थ्योरी को पूरी तरह से हटा दिया। क्योंकि ईथर की मौजूदगी से लाइट की स्पीड पर असर पड़ेगा और उसकी स्पीड स्लो हो जानी चाहिए, जबकि लाइट हमेशा एक ही स्पीड पर चलती है। लाइट की स्पीड 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है और कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से तेज़ नहीं जा सकती। और हमारे ब्रह्मांड में हर चीज़ के चलने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट लाइट की स्पीड है। लाइट साउंड की तुलना में कई लाख गुना तेज़ ट्रैवल करता है, करीब 8,77,193 गुना तेज़। और ये रफ्तार इतनी तेज़ है कि इससे अर्थ का चक्कर 7 बार लगाया जा सकता है, और वो भी केवल 1 सेकेंड में। लेकिन लाइट का ये रहस्य उसकी इतनी तेज़ स्पीड से कई गुना गहरा है, क्योंकि लाइट जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में चलती है वो बाकी सभी चीज़ों से पूरी तरीके से अलग है। चलिए इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप एक कार से चल रहे हैं और उसकी रफ्तार 30 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक से भरे एक कप को कार की जाने वाली दिशा में करीब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकें, तो क्योंकि ये एक आम घटना है, तब उस कोल्ड ड्रिंक से भरे कप की टोटल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में कार की स्पीड और उसकी खुद की स्पीड जुड़ जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर आप अब सामने जाने की जगह अपनी कार से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे जाने लगें, और अगर आप अब उसी कोल्ड ड्रिंक से भरे कप को सामने की तरफ करीब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकें, तो रोड पर खड़े एक व्यक्ति के लिए वो कप उसको करीब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखेगा, जिसका मतलब आपके कार की स्पीड आपके कोल्ड ड्रिंक के कप की वेलोसिटी को बदल देता है। लेकिन लाइट एक कोल्ड ड्रिंक के कप पर लगने वाले फिजिक्स के नियमों से परे है। तो चलिए देखते हैं आखिर ऐसा क्यों है। अब मान लीजिए अगर आप उसी कार में करीब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं और आप एक लाइट की बीम को कार की जाने वाली दिशा में भेजते हैं, तो उस बीम की टोटल वेलोसिटी हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही रहेगी। जबकि जब हमने कोल्ड ड्रिंक से भरे कप को बाहर फेंका था तो उसकी वेलोसिटी में कार की स्पीड को ऐड कर दिया था। तो जब हम कोल्ड ड्रिंक की जगह लाइट बीम को भेजते हैं तो उस बीम की वेलोसिटी में कार की स्पीड को क्यों नहीं ऐड करते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट हमेशा सेम रफ्तार पर ही चलती है और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कार कैसे चल रही है। आप लाइट की स्पीड में अपनी कार की स्पीड को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट की स्पीड हमेशा लाइट की स्पीड के बराबर ही होती है। और ये अजीब नियम कि लाइट कैसे चलती है, इसी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को यूनिवर्स के बेसिक नियमों को दोबारा से लिखने के लिए इंस्पायर किया। आइंस्टाइन ने रियलाइज़ किया कि स्पेस और टाइम फिक्स्ड और ऑब्सोल्यूट नहीं है, मतलब स्थिर और सुनिश्चित नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और रिलेटिव हैं, मतलब सापेक्ष हैं। और ये वही आइडिया था जिसने साइंस के इतिहास की सबसे फेमस इक्वेशन को जन्म दिया, जो है E = mc²।
इस इक्वेशन में E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास और C स्क्वायर का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। आइंस्टाइन ने रियलाइज़ किया कि टाइम और स्पेस कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, बल्कि वो एक ही चीज़ का हिस्सा है, जिसको आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम का नाम दिया। और आप कैसे इस स्पेस टाइम को टाइम और स्पेस में अलग अलग बांटते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसे चल रहे हैं। आइंस्टाइन ने जब ये महसूस किया कि स्पेस और टाइम एक ही चीज़ हैं, तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि एनर्जी और मास भी एक ही चीज़ है। E=mc² कहता है कि आप अगर एक रॉकेट में जितना ज़्यादा एनर्जी डालेंगे वो उतना ही ज़्यादा मास गेन करेगा, और उसका मास जितना ज़्यादा होगा उसके लिए अपनी स्पीड बढ़ाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। और लाइट की स्पीड तक उस रॉकेट की स्पीड को बढ़ाना इसलिए नामुमकिन होगा क्योंकि लाइट की स्पीड तक उसकी स्पीड ले जाने की इस प्रोसेस में रॉकेट का मास इनफाइनाइट हो जाएगा और अब वो स्पीड नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ाने के लिए रॉकेट जो एनर्जी लेता है वो बढ़ती और बढ़ती चली जाती है जैसे वो लाइट की स्पीड के करीब पहुंचता है। अगर प्रिंसिपल के मुताबिक आप लाइट की स्पीड पर चलना चाहते हैं तो आपको इनफाइनाइट या असीमित एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप इतनी तेज़ एक्सेलरेट कर सकें। और मास के असीमित होने की वजह से भले ही आप एक बार असीमित एनर्जी प्राप्त भी कर लें, लेकिन आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। जब आइंस्टाइन ने इस चीज़ को समझा तो उन्होंने लाइट की इस स्पीड की वजह से होने वाले कई और अजीब और रहस्यों से भरी चीज़ों को देखा। आइंस्टाइन ने पाया कि जब हम लाइट की स्पीड के करीब जाने का प्रयास करते हैं तो केवल हमारा मास ही नहीं बढ़ता, बल्कि बाकी लोगों की तुलना में हमारा समय भी धीरे चलने लगता है, जिसको उन्होंने टाइम डायलेशन का नाम दिया। और लाइट की स्पीड के करीब चलने पर आपका समय बाकी लोगों की तुलना में धीरे क्यों हो जाता है, ये मैं फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। आइंस्टाइन की इस थियोरी ने फिजिसिस्टों और साइंटिस्टों के ब्रह्मांड को देखने के नज़रिए को पूरी तरीके से बदल दिया। आइंस्टाइन की इस थ्योरी ने जो भी प्रिडिक्शंस किया वो सब एक एक करके सही प्रूफ होने लगी, और इसी तरह अब तक की सबसे महान द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जन्म हुआ। आइंस्टाइन की इसी थ्योरी की एक प्रिडिक्शन थी ग्रेविटेशनल वेव्स की मौजूदगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं और वो कैसे बनती हैं और उनकी डिस्कवरी कैसे होती है, तो मैं ये वीडियो आई बटन में ऐड कर दूंगा, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस थ्योरी की प्रिडिक्शंस जैसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग, टाइम डायलेशन, ब्लैक होल्स, वर्म होल्स, ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट और बहुत सारी चीज़ों पर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।